नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस न्यूज। एक बार फिर हम तुगलकाबाद इलाके में मौजूद हैं। तुगलकाबाद विधानसभा का इलाका है और एनसीपी कार्यालय है एनसीपी पार्टी का, जो कि इंडिया गठबंधन में का एक हिस्सा है। अजीत पवार जी के नेतृत्व में एनसीपी ने जो है बीजेपी के साथ एनडीए के साथ गठबंधन किया है। और मुकेश शर्मा जी जो है दिल्ली प्रदेश सचिव हैं, उनके कार्यालय पे यहाँ पे आज फिर चुनाव पे चर्चा का एक कार्यक्रम रखा गया। तो एक बार फिर आज हम चुनाव पे चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या माहौल दिल्ली के अंदर है, देश के अंदर क्या माहौल है, इंडिया गठबंधन की क्या पोजीशन है, और सबसे बड़ी बात बीजेपी का जो 400 पार का नारा है कितना कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी हम जानेंगे। सबसे मुकेश शर्मा जी की तरफ रुख करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे पार्टी के बारे में। सर, पार्टी कितनी तैयार हो चुकी है चुनाव को लेकर? सर, चुनाव के लिए पार्टी एनडीए जो गठबंधन है वो प्रॉपर तैयार है और इस बार 400 पार जाएंगी सीट। सर, 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है, लेकिन कहीं कहीं विपक्ष जो है एक बार कह रहा है कि 400 हार का नारा दे रहा है। नहीं, विपक्ष के कहने से कुछ नहीं हो रहा है। ये जनता की आवाज़ है। आप जनता के बीच में जाइए, जनता खुद बता देगी कि 400 पार जाएगी इस बार। क्या लग रहा है, दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, 7 में से कितनी बीजेपी जीत रही है? 7 की 7 सीटें बीजेपी। आपका एनसीपी का जो संगठन है कितना दिल्ली के अंदर तैयार हो चुका है? सर, अब तो हमारे दिल्ली में जितनी विधानसभा हैं सब में अपने कैंडिडेट हैं एनसीपी के, और आने वाले विधानसभा में हर सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे मुकेश शर्मा जी, और एनसीपी का संगठन पूरी तरह से तैयार दिल्ली के अंदर है। अब सबसे बड़ी बात, एक महिला सुरक्षा का एक सबसे बड़ा सवाल आता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चीख चीख कर कहती है कि हमने दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा दी है। उनके मैनिफेस्टो में भी महिलाओं के किस्से काफ़ी जिक्र किए गए हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया, महिलाओं के लिए बसों में जो है मार्शल तैनात किया है, सीसीटीवी कैमरा लगाए। कितनी सुरक्षित महिलाएं हैं वो भी हाल फिलहाल 2-4 दिन पहले आपने टेलीविज़न के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पे जो मार पिटाई हुई है, जो बदसलूकी हुई है, उसका वीडियो सभी लोगों ने देखा। तो उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। नमस्कार सर, मैं अमित मिश्रा, और आज हमारे मुकेश जी दिल्ली प्रदेश सचिव हैं। इन्होंने यहाँ पे इनके अध्यक्षता में मीटिंग बुलाई है, हम लोग बैठे थे और विचार विमर्श हमारा ये हुआ कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार द्वारा करप्शन हो रहा है, महिला के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जब एक सांसद है, जो राज्यसभा सांसद है आप पार्टी का, वो सुरक्षित नहीं है, उनको उनके घर में मारा गया, पीटा गया, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो माता हैं, बहनें हैं, ये सब कैसे यहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। जब केजरीवाल का नारा है कि हमारा महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने महिला फ्री किया है, तो ये जो फ्री रहेगा तो फ्री में तो लोग बस में भीड़ भी होती है, तो महिला कैसे सुरक्षित है आप समझ सकते हैं। और दिल्ली सरकार के जो भ्रष्टाचार है, जो केजरीवाल अब जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने जो दिया है कि जो अगर हमें वोट दोगे तो हम 4 तारीख को जेल नहीं, 2 तारीख को जेल नहीं जाएंगे, अगर वोट नहीं दोगे तो हम जेल में ही रहेंगे। तो उनको क्या लगता है कि जो भ्रष्टाचार जो करके जाएंगे और वो जेल नहीं जाएंगे, इस सब देखते हुए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और दिल्ली के लिए जो भी अभी हमारा जो एनसीपी पार्टी है यहाँ नहीं है, और हम लोग खड़ा कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता हर गली में है, और हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले विधानसभा में आपको एक एनसीपी की एक अलग ही रुख दिखेगा, और इसी से लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं और हम लोग यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। मुकेश जी, एक सवाल और आपसे पूछूंगा। जेल का जवाब वोट से, एक नारा आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद निकाला, काफ़ी इसको फैलाया जा रहा है। क्या लग रहा है, कितना फ़र्क पड़ेगा इस नारे से? सर, इस नारे से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हर आदमी जानता है कि उन्होंने फ्रॉड किया है, इसलिए वो जेल गए हैं। कोई सहानुभूति नहीं मिलने वाली इससे। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मैं ओपी ओझा, और आज एनसीपी के कार्यालय में हमारे जो सचिव हैं मुकेश शर्मा जी, तो इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग थी, तो मैं भी आया, सम्मिलित हुआ। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, और कन्हैया कुमार एक नाम है, एक ऐसा नाम है जो काफ़ी चर्चाओं में रहा और अब तक चर्चाओं में है। क्या लगता है, मनोज तिवारी जो पूर्वांचल के एक बहुत बड़े नेता हैं, पहले भी सांसद रहे हैं और अब भी सांसद हैं और आगे भी चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है कितना नुकसान मनोज तिवारी जो कन्हैया जी दे रहे हैं? देखिए, कहीं भी कोई आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो उसके एंटी में कोई ना कोई तो होता ही है। रही बात नुकसान की, तो मनोज तिवारी जी को तो नुकसान कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये मुकेश कुमार जी जो हैं बिहार से भी चुनाव लड़ के आए थे, बेगूसराय से, कन्हैया कुमार जी,
वहाँ पे जाकर के चुनाव लड़े और वहाँ से भी हार करके ये फिर दिल्ली में इनको कैसे सीट मिला है और ये चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यतः ये क्या है कि कम्युनिस्ट माइंड के विचारधारा के हैं और जेएनयू में पढ़ते थे, उसी टाइम से छात्र नेता के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित किया और इन्हीं का नारा था वो अखलाक का जो उन्होंने दिया था, अफजल गुरु के बारे में जो बोला था। तो मेन क्या है कि इनकी एक विचारधारा होती है जो देश से अलग, मैं देशद्रोह तो नहीं कहना चाहता, बट हाँ देश विरोधी मैं बोल सकता हूँ। इनको जहाँ भी मौका मिलता है देश विरोध के बारे में बोलने के लिए, करने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग में ये लोग आ करके और देश के खिलाफ में बोलते हैं। रही बात मनोज तिवारी जी की, तो इनकी पार्टी राष्ट्रवादी है, बीजेपी से खड़े हैं, पूरी की पूरी जनता इनके साथ में है। और न तो ये चाहे केजरीवाल जी से कोई भी गठबंधन बना ले, ठीक है, फ्री में पानी दे, बिजली दे, कुछ भी दे, लेकिन केजरीवाल की पार्टी का कितना भी सहयोग देने के बाद भी कन्हैया कुमार जी का यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब कुछ समझ रही है कि मनोज तिवारी जी एक राष्ट्रवादी पार्टी से खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में इन्होंने अपने आप को स्थापित भी किया है। कन्हैया कुमार जी पढ़े लिखे हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये मुकाबला कर पाएंगे उनका, मेरे तरफ से तो कुछ नहीं लगता इनके बारे में। मनोज तिवारी पूर्वांचल के एक बहुत बड़े नेता हैं। दिल्ली में बीजेपी ने 6 चेहरे हटाकर 6 नए चेहरे लाए, लेकिन मनोज तिवारी का चेहरा वही जो पहले था, जो आज है, और अब जीतने के बाद जो चेहरा आएगा वो आने वाला समय बताएगा। सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम हेमराज गुजरा जी, मैं एनसीपी से साउथ दिल्ली का जिलाध्यक्ष हूँ जी। और आज अपने यहाँ एनसीपी दफ्तर में मीटिंग हो रही है, इसमें मैं बैठा हुआ हूँ जी। बोलिए सर, साउथ दिल्ली के अंदर आप जिला के अध्यक्ष हैं, 5 विधानसभाएं आपके अंदर आती है, 10 विधानसभाएं आपके अंदर अंतर्गत आती हैं। 10 विधानसभाओं में कितनी तैयारी आपकी मुकम्मल कंप्लीट हो चुकी है? सर जी, हमारी तो तैयारियाँ चल रही हैं और अभी दिन प्रतिदिन हमारी मीटिंगें हो रही हैं। तो जितनी अपनी 10 विधानसभा है, सभी को भरपूर कोशिश है कि सभी में हम पूरी तैयारी से लगे हुए हैं। शराब नीति के अंदर केजरीवाल जी जेल गए थे, उसके बाद जमानत पर अभी बाहर हैं। 19 तारीख को केजरीवाल जी ने पूरी लोकसभा के अंदर 6 विधानसभाओं में जनसभाएं करी। क्या लग रहा है, कितना जन समर्थन जुटाने में कामयाब हो रहे हैं? केजरीवाल जी ने जो शराब नीति चलाई, लोगों को शराब पिलाई, आपने पी, उनके ऑफिस में रोज़ महिलाओं की पिटाई होती है। हम नहीं पीते जी, ना हमने अपने परिवार को बोला कभी पीना है, ना ही आगे भविष्य में कोई पिएगा। तो जो शराब नीति है ये देश की बर्बादी है, नौजवानों की बर्बादी। हालांकि इससे राजस्व प्राप्त होता है, तो और भी बहुत चीज़ें हैं जिनसे हम राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई नशा करके ही उनकी जेब लूटी जाए या जो भी उनको मर्डर किया जाए। बहुत कुछ होता है जी, नशा करने के बाद तो हर हदें पार हो जाती है। एक नशा एक ऐसी चीज़ है, आपके पास समय तो मैं एक छोटी कहानी सुनाता हूँ कि एक बार एक राजा ने अपने बीरबल को बुलाया और उससे पूछा जी, एक पंडित को बुलाया कि पंडित जी, आपको मैं 3 चीज़ें देता हूँ, एक शराब देता हूँ मैं आपको, एक मांस का वो देता हूँ, एक कोई लेडीज़ देता हूँ। आप पहले किसको खाना चाहोगे या किसके पास जाना चाहोगे? तो वो पंडित था, बोला जी मैं तो पंडित हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा। तो राजा बोला आपको एक जगह जरूर जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका ना, पहले ज़माने में वही होता था भाई, उनको परिवार को मार दिया जाता था। तो पंडित ने बहुत हिसाब लगाया, उसने बोला कि यार ये शराब है, ये पानी से तो बनती है भाई, इसको पानी से बनती है, इसको मैं पी लूँगा तो कोई हर्ज भी नहीं है और मैं बच जाऊँगा पाप से। उसने जैसे वो दारू पी जी, जो अब केजरीवाल जी पिला रहे हैं लोगों को। तो उसने दारू पीने के बाद क्या हुआ कि उसको 1 बार पी, 2 बार पी, तो उसने कहा जी और लाओ जी। जब वो पीता गया तो फिर बोला भाई मांस लाओ मेरे लिए। जब मांस वो हो गया तो उसका भयानक वो हो गया, शैतान जाग गया, फिर वो हर हदें पार कर गया। तो सर ये तो शराब नीति तो जो लोगों की बर्बादी का है। एक चीज़ बोलूँगा, बुरा मत मानिएगा आप इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं एनसीपी के माध्यम से, लेकिन ये आरोप बीजेपी लगा रही है इसके शराब घोटाला हुआ है और केजरीवाल जी उनके सरगना है या उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हो पाया कि वो इस घोटाले के। सर जी, उन्होंने ना जो पहले अपना जो उसने ना कोई भी जैसे कि संस्थाएं होती हैं ना कि भाई आप इसका पदभार संभाल लीजिए, कोई मंत्रालय होता है, उन्होंने कोई मंत्रालय नहीं लिया था, इसलिए उनके किसी भी उस पर साइन नहीं है। वो खुद जानते थे कि भाई मुझे भ्रष्टाचार कैसे करना है, क्या करना। वो पढ़े लिखे लोग IAS ऑफिसर थे। साइन नहीं है तो इसका मतलब हम साबित नहीं कर सकते कि वो नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए कि ये जो कोर्ट है, ये कानून का मामला है जी, वो साबित भी होगा, क्योंकि साबित नहीं होता तो बाहर नहीं आते। अभी तो ये बेल पे तो है नहीं, ये तो अपना क्या है कि प्रचार के लिए बाहर निकले हुए हैं जी। बाकी तो गवर्नमेंट है जी।
बिल्कुल जाना तय है, जाना भी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। अच्छा सर, आपसे बातचीत रेडी। फोन किसका लेना है? लो नहीं, बड़े भैया का लो। ना ऐसे ना ब्रेक आ जाता है वीडियो में। हम बैठे हो। रेडी सर, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम RK गौतम है। आज हम NCP कार्यालय में NCP कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा सर, आपसे सवाल पूछना। हाँ जी, मुकेश शर्मा जी हमारे प्रदेश सचिव हैं और बीजेपी के समर्थन में पार्टी काम कर रही है और अच्छा काम चल रहा है। और दूसरा, बीजेपी आज के चुनाव के विषय में हम बात करते हैं, 100% बीजेपी की जीत है। 400 प्लस पार सीट जानी है। मोदी जी ने जो काम किए, जो बीजेपी ने काम किए हिंदुस्तान के अंदर, वो सारी दुनिया के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने है। सर एक चीज मैं ऐसे पूछना चाहता अधिकार हूं, इंडिया गठबंधन कंफर्म नहीं है कि हमारी 400 सीटें आएंगी या 300 सीटें आएंगी, लेकिन बीजेपी लेकिन 400 प्लस सीट, लेकिन बीजेपी कंफर्म है, शुरू से कह रही है। अब की बार, पिछली बार था, अब की बार 300 पार, अब की बार आपने 400 पार का आंकड़ा पार कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि EVM में मामला सेट है, इसलिए अब की बार 400 पार है। वो 100% पार है। काम किए हैं, काम कर रही है बीजेपी। मोदी जी ने काम किए हैं, हिंदुस्तान में पूरे में काम हुए। डेवलपमेंट के मामले में सारे रिकॉर्ड टूट गए। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह डेवलपमेंट चल रहा है। राहुल जी कहते हैं मोदी जी करते काम के ऊपर वोट मिलता है। काम किए। राहुल जी कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद, राहुल जी कहते हैं ऐसी समस्या सॉल्व की है मोदी जी ने जो कोई माई का लाल 70 साल में नहीं कर पाया। बीजेपी के गठबंधन में हमारी ये NCP पार्टी काम कर रही है। हम भी पूरे खुले दिल के साथ हैं। हाँ, 100% साथ हैं। बीजेपी की 100% जीत है। इस चुनाव में 400 प्लस सीट है निश्चित। तो इसी कड़ी में और बातचीत करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले आपका परिचय। राजेश शर्मा, NCP से मुकेश शर्मा जी की अध्यक्षता में उनके ऑफिस में सर कार्यकर्ता है। सर ने बताया कि मोदी जी ने बहुत सारा काम किया है, और लेकिन राहुल गांधी जी के लगातार हमलावर होते हुए नज़र आते हैं मोदी जी के ऊपर। राहुल गांधी जी के गरीब, मोदी जी के आने के बाद गरीब और गरीब होता चला गया, अमीर और अमीर होता चला गया। जितने भी दिल्ली देश के अंदर प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट हैं या हमारे जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंगें हैं, सब कुछ जो है उन्होंने अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला को दे दिया। इस पर क्या कहेंगे? राहुल जी कैसे? तो राहुल जी भी तो बहुत गरीब हैं। हरियाणा में जगह खरीद के डाल रखी है, अमेठी में जगह खरीद के डाल रखी है, अपने NGO चला रहे हैं। जगह 6-6 हज़ार रुपये गज का, 600 रुपये गज के हिसाब से खरीद रखी है। तो इनसे बड़ा उद्योगपति कौन है भाई? इनसे बड़ा उद्योगपति कौन है? ये तो घर परिवार उद्योगपति है। इनकी कौन सी टैक्स सालें चल रही है बताइए? कहाँ से पैसा आ रहा है? कहाँ से इटली घूम रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो क्या जवाब दे इसके पास? पहले तो ये अपना जवाब दे कि मेरे पास जो इतना पैसा है, मेरी माँ जो है 4थे नंबर की रईस है दुनिया की, आज तक बोला उसके ऊपर ये जवाब देना। ये तो आलू से सोना बनाता है अपने घर में, मुझे ऐसे ही लग रहा है। तो क्या कहें? तो क्या लग रहा है आपको चुनाव में इस बार? क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन और बीजेपी को किस तरह से देख रहे हैं आप? बीजेपी जीतेगी, ये तो एक अफवाह है। जब से ये केजरीवाल भी जो है रखले के पास गया, उससे पहले तो बोलना ही नहीं आ रहा था कि एक हवा छोड़ो 400 पार हमारी, इससे तो बोलना ही नहीं आ रहा था। स्वाति मालीवाल वो मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, ये CM कांड हुआ है दिल्ली में। तो ये सारी मिली भगत है, सब आपस में वही कर रहे हैं जो मुलायम सिंह ने करा था। वो तो गेस्ट हाउस का आसमान मुलायम जी का। हाँ, तो मुलायम सिंह के साथ जो मुलायम सिंह ने किया था वो इन्हीं का चेला है। अभी सब सेम नीतियाँ हैं कि इनकी कोई अलग नहीं है। सब आलू से सोना बनाने में लगे हुए हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो इसी कड़ी में और बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम कैलाश दायमा, मैं बदरपुर दक्षिण जिले से उपाध्यक्ष हूँ NCP से। और मुकेश जी हमारे यहाँ के ऑफिस पे आज महासचिव है, जो हम उनके आज ऑफिस पे आए हैं और मीटिंग हो रही है NCP की। तो आपके चैनल को मैं आपका नमस्कार करता हूँ। बोली जी। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगले साल मोदी जी रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अमित शाह जी को घोषित कर दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे बयान को लेके? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है कि मोदी जी अब अगले साल रिटायर होने वाले हैं? देखो जी, उम्र तो उनकी भी है। अगर वो 100 साल तक जिएंगे ना तो भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो, और प्रधानमंत्री रहेंगे। अमित शाह तो एक उनके दाएँ आए बाएँ कह लो हाथ उनके, और वो बहुत बढ़िया है अमित शाह। अगर अमित शाह आ गया था ना तो दिल्ली काया और बदल जाएगी।
उनके जो अभी मोदी जी 100% नहीं मोदी अमित शाह जी ना, वो तो कह रहा हूँ आपको मैं, अमित शाह जो है वो आने वाले टाइम के अंदर भी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके बाद ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी बहुत अच्छा काम करके जाएंगे। वो देश की हिंदुस्तान जो हमारी हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान को हिंदू तत्व बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करके जाएंगे वो भी। और हम चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी आएँ और इनका जीवन जो है भगवान उम्र लंबी दे कि हमारे जो 100 साल से भी ज़्यादा जिए और ये प्रधानमंत्री रहे। एक बात चलाई जा रही है पूरे देश के अंदर कि आज देश में हिंदू खतरे में है। जब मनमोहन सरकार थी तब ऐसा नारा कहीं सुनाई नहीं देता था। क्या मोदी जी के आने के बाद हिंदू खतरे में? देखो जी, जब तक कांग्रेस रही और ये आम पार्टी रही, आज तक किसी ने भी हिंदू का नारा कभी नहीं चलाया। और जय श्री राम का नारा जो है ना, ये मैं मोदी जी आए, हम तो उनके चरण छूते हैं कि इन्होंने ये जैसे भगवान जी अर्पण हुए, मतलब जैसे राम जी पर धरती पर प्रकट हो गए हैं, तो उन्होंने ये जो बोला ना श्री राम जय का नारा, और हिंदुस्तान के बारे में जितना भी ये नारा लगा रहे हैं वो हमारी बीजेपी सरकार ने करा है। और हम चाहते हैं कि ऐसी आवाज़ ऐसी रहे और आने वाले टाइम में ये हमारा जो है हिंदुस्तान एक हिंदू बन के हो जाए तो हमारा बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि हम चाहते हैं एक हमारा हिंदू धर्म और हिंदू के बारे में देश ऐसा चले कि नाम रहे राम राम और काम हो रहे राम राम, सब कुछ ऐसा होता रहे, राम राम के नज़ारा है। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे, केजरीवाल जी बेल पे बाहर आए। केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी टूट सी गई थी, लेकिन केजरीवाल जी बाहर के आए, आम आदमी पार्टी के भगवान बाहर आ गए, तो कितना सिंपैथी वोट उनको मिल रहा है? देखो जी, केजरीवाल तो बाहर आ गया जी। वो केजरीवाल बाहर आने का मतलब ये है कि वो चाहता है कि मैं आकर मतलब श्री राम जी को हरा दूँ। श्री राम है मोदी और तू है रावण भाई, मैं मुँह पे कह रहा हूँ, केजरीवाल जी रावण है। और रावण को बाहर आ गया दोबारा तो श्री राम जी मारेंगे उसको, बिल्कुल दोबारा श्री राम जी मारेंगे और 400 पार जाएगी। और ये चाहते हैं कि मैं जीत जाऊंगा और निकाल जाऊंगा सीट, और दोबारा जेल जाएगा। उसे सब बहुत धन्यवाद आपका। दोबारा ऐसा काम करा उसने कि वो जेल जाएगा। क्यों जेल जाएगा? क्योंकि छूट तो आ गया बेल से, पर बेल छूट मिली है, पर बेल ऐसी मिलेगी आपको ज़िंदगी भर कारावास में रहेगा और उसकी बीवी वहीं रहेगी। तो ये हम आज एनसीपी कार्यालय में थे और यहाँ पे चुनाव पे चर्चा हुई, सभी के हमने विचार सुने, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे से करते हुए नजर आए। तो पूरा का पूरा चुनाव जो है बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की 7 सीट जीत रही है, यहाँ तक कि जो 400 पार का नारा है वो भी सटीक हो रहा है, ऐसा यहाँ पे तमाम लोगों का मानना है। अब देखना बहुत अहम होगा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो कि बीजेपी की जिसमें वो एक बहुत बड़ी भागीदारी है, किसका पल्ला भारी होता है, प्रधानमंत्री आज आखिरकार अब की बार किसके सर जाता है, ये भी देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बैठ के दो। मुकेश जी, आपसे एक चीज़ पूछना हूँ, कोई संदेश आप अपनी तरफ से या कोई अपील आप करना चाहते हैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा के लोगों के लिए? सर, मैं दिल्ली वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट जरूर डालें। गर्मी की वजह से घर में ना बैठा रहें। तो दिल्ली वासियों से यही निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकल कर अपने मत का पूर्ण उपयोग करें।